सुबह 7 बजे से आपकी स्क्रीन के ऊपर जो खबर चल रही है उस पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू इस वक्त ऑपरेशन जारी है। 6 बच्चे और उनके 2 साथीदार जो है बडग्राम के इलाके के अंदर एक जगह जाते दूसरी जगह जाते हुए चेयर लिफ्ट के अंदर जो है वो फंस गए और हवा में उनकी जिंदगी मुअल्लक होकर रह गई। ये 8 से 9 लोग जो हैं इनको बचाने के लिए सुबह से अफवाज पाकिस्तान का जो एविएशन जो है वो SSGS ये सब जो है वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये थी वहां पे कि एक तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो है बहुत, ऊंचाई तो बहुत है, लेकिन वहां पे जो तार और हवा का प्रेशर है, एक तो तार है जिस हेलीकॉप्टर ने अपने आपको बचाना है, और दूसरा हवा के प्रेशर की वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू सुबह से जारी था वो कामयाब होता। उसके अंदर हमने देखा अफवाज पाकिस्तान से जो कमांडो थे SSGS के वो उतरे, बाकायदा उन्होंने सामान भी दिया खाने पीने का बच्चों को और पानी भी प्रोवाइड किया। लेकिन ये प्लान के वहां से वो उतरे, उतरने के बाद वो उस चेयर लिफ्ट के अंदर जाएं जो हवा में मुअल्लक है और वहां से बच्चों को बार बार रेस्क्यू करें, ये कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि एक तो हेलीकॉप्टर का अपना बड़ा प्रेशर है जो चेयर लिफ्ट में भी आ रहा है, फिर उसे उस तीसरी तार से अपने आपको बचाना है जो चेयर लिफ्ट के बिल्कुल ऊपर है, बारीक तार। और इस वजह से काफी घंटे सुबह से लगे रहे एविएशन वाले जो है, मिलिट्री एविएशन के लोग, लेकिन मिलिट्री एयरफोर्स, लेकिन वो कामयाब भी हो सकी। अब दूसरा तरीका जो अपनाया गया है वो ये है कि लोकल तरीके से केबल के जरिए जो है वो उतारा जा रहा है। हमारे पास जो इतलात है उनमें शायद गलबन एक बच्चा अभी तक रेस्क्यू हुआ है, लेकिन अभी कंफर्मेशन मजीद नहीं आई कि वो एक भी हो चुका है 100% और बाकी को क्या पोजीशन। लेकिन हम अपने ब्यूरो चीफ है पेशावर के आबिद हमीद साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं बडग्राम का इलाका जो है वहां पर सहाफियों का पहुंचना भी और कैमरे का, मीडिया का पहुंचना भी एक इम्पॉसिबल सा मरला हुआ है। सुबह से जो भी रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, जो वहां पे लोग मौजूद है, एनी शाहिद, वो वीडियोस बना बना के प्रोवाइड कर रहे हैं और वहीं के लोगों से बात की जा रही है। कोशिश करेंगे कि वहां के जो इलाके की अथॉरिटीज हैं अगर उनसे बात कराई जाए, जैसे कि वहां के जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं या वहां के काउंसलर, क्योंकि वो सुबह से बात कर रहे थे मीडिया से, उनसे जानने की कोशिश की है। तो मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वहां के जो नाजिम है, आई थिंक जमात इस्लामी के नाजिम है वहां पे, और वहां के जो ऑफिशियल है DSP रेंज उसके या जो भी हैं जो सुबह से मीडिया से बात करें, उनसे बात कराई जाए ताकि हालात का मजीद पता चले। आबिद हमीद साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, बताइएगा। हाँ जी, देखिए फिजाई ऑपरेशन चूंकि रोक दे गया है, अंधेरा फैल गया है, हालात मौसम बिल्कुल मुवाफिक नहीं है। अगरचे पहले भी मुवाफिक नहीं थे, लेकिन जो माहिर थे, जो तजुर्बेकार SSG कमांडोज थे, पैराट्रूपर्स थे, जो उनमें एक इंस्ट्रक्टर भी शामिल थे जो यहाँ से गए थे, GOC SSG जो थे वो अपने साथ स्पेशल टीम लेकर गए थे। उन्होंने कमाल महारत मुजाहरा करते हुए 2 बच्चों को रेस्क्यू किया है। जो इतला अभी तक हमें तो मौसूल हुई है, लेकिन उसकी मजीद इंफॉर्मेशन बाकी है। अब चूंकि ऑपरेशन रोक दिया गया है, तो इसके बाद जो है अब जिप लाइन बिछाई गई है पाक फौज की जानिब से ही, ये जिप लाइन बिछाई गई है, जिसके लिए एक एक्सपर्ट को गिलगित बल्तिस्तान से लाया गया हमारी इत्तला के मुताबिक, जराये के मुताबिक, तो और कुछ लोग यहाँ चिराग से भेजे गए हैं। आप इस जिप लाइन के जरिए पहले तो इन बच्चों तक खाने पीने की अशिया और दीगर चीजें, जरूरी अशिया पहुंचाई जा रही हैं। फिर एक छोटी डोली या इसके जरिए जो है वो इन तक पहुंचा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से एक एक करके इन बच्चों को वहां से बाजियाब किया जाए, वहां से निकाला जाए। तो यह ऑपरेशन अभी जारी है। एक्सपर्ट्स वहां पे जो जिप लाइन के हैं पाक फौज के, वो वहां पे पहुंचे हुए हैं और इस हवाले से सलाह मशवरों के बाद वहां पे एक लोकल सतह पर एक जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आबिद हमीद साहब, जिप लाइन क्या होता है? ऑब्वियसली अब हेलीकॉप्टर के जरिए तो कमांडो नीचे आके नहीं उतारे जो सुबह से वो कोशिश कर रहे थे, तो जिप लाइन के जरिए जो आप कह रहे हैं निकालेंगे उन बच्चों को, वो क्या है? जी, जिप लाइन क्या है? तार होती है, तार बिछाई जाएगी, एक तार है, तार के जरिए पहुंचा जाएगा उधर उस जगह तक। एक छोटी सी डोली या एक छोटा सा झूला जो है ये भी उस जो चेयर लिफ्ट है उस तक पहुंचाई जाएगी, और फिर एक बंदा उसको जो है उस जिप लाइन के जरिए, इस तार के जरिए जो है उसको वो खींच कर महफूज मकाम जहाँ पे ये तैयारबंदी होगी वहां तक लाएगा और उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल ये तरीका सबसे मौसर और जो इन हालात में सबसे बेहतरीन नजर आ रहा है और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है।
जी। तो वहां तो आप सब अंधेरा हो चुका होगा बहुत ज्यादा, और जहां तक पूरे पाकिस्तान में और खासतौर पर बडग्राम के इलाके में शदीद बारिश की पेशन गोई आज रात 10 बजे के बाद से, तो वहां पे बारिश वाला माहौल बना हुआ है। और लाइट क्योंकि जो नहीं है उसके लिए क्या फिर क्योंकि वो तो सुबह दोपहर शाम से चल गया होगा पता अथॉरिटीज को कि रात को ऑपरेशन होगा, तो उसका कोई इंतजाम किया गया रोशनी का? और जो बारिश है उसको किस तरह काउंटर किया जाएगा अगर बारिश हो जाती है? ये बारिश का तो कोई यही वजह है, जो बारिश की वजह से ही जमीनी ऑपरेशन का फैसला किया गया है, वरना फिजाई ऑपरेशन रोककर ये सुबह भी दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता था। लेकिन चूंकि मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है, बारिश की पेशनगोई की गई थी, और इलाकों में जो बारिश होती है वो तूफानी बारिश होती है, न सिर्फ बारिश होती है बल्कि हवा के झक्कड़ भी होती हैं, जिसके साथ इस लिफ्ट को नुकसान पहुंचने का खदशा है जिसमें ये बच्चे फंसे हुए हैं। इसी वजह से जो है ये लोकल तरीके से या इस तरीके से जिपलाइन के जरिए जो है वो इस तक पहुंचकर और इन बच्चों को वहां से निकालने का फैसला किया गया। पुरखतर तरीका चलो आबिद, हमें आप ना रिपोर्ट करते रहिएगा प्रोग्राम के दौरान भी, और ऑब्वियसली बाद में तो आप न्यूज को कर ही रहे होंगे। जिस तरह बच्चे रेस्क्यू होते आते हैं आप हमें बताते जाइएगा। हमारी इत्तला के मुताबिक 1 या 2 जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए लोकल तरीके से केबल के जरिए, और इसमें भी फौज पाकिस्तान जो है वो सारा ऑपरेशन लीड कर रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर वो प्रोफेशनल लेवल नहीं है केबल ऑपरेशन का। जिस तरह की केबल ऑपरेट दुनिया भर में अगर किए भी जाते हैं, तो ये एक बड़ा बैकवर्ड इलाका है जहां पर घंटों का सफर कुछ मिनटों में तय करने के लिए केबल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्वियसली यहाँ की ना इंतजामिया जो है इतनी प्रोफेशनल है, ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसे चेक किया जाए। पाकिस्तान के सियासी मामला जो है वो भी, उसने भी पाकिस्तान के लोगों को एक तरह से हवा में मुअल्लक किया हुआ है। जिस तरह ये बच्चे हवा में मुअल्लक है सुबह से, तो पाकिस्तानी कौम तो खैर सालों से हवा में मुअल्लक है। इस वक्त डॉलर जो है वो 300 तो क्रॉस कर चुका हुआ है, और दूर दूर तक अभी तक इलेक्शन के मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, किस तरह होंगे। और जो पाकिस्तान की सियासत का सबसे क्रूशल फिनोमिना है इमरान खान, उन्होंने अभी भी जकड़ा हुआ है पाकिस्तान में खबरों को भी और सियासत को भी। अभी मेरे सामने एडिशनल सेशन जज हैं अटक के, शफकतुल्लाह खान साहब, उनकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने 15 अगस्त को अटक जेल का दौरा किया है। उनके मुताबिक इमरान खान साहब का जो सेल है उसके बाहर 5 से 6 फुट के फासले पे ऊंचाई पे लगाया गया है सीसीटीवी कैमरा, और वो कैमरा लगने की वजह से इमरान साहब की प्राइवेसी भी नहीं है, और इवन जब वो वॉशरूम जाते हैं तब भी प्राइवेसी नहीं होती, क्योंकि बकौल जज साहब के वो जो टॉयलेट है वो एल शेप का है। उस टॉयलेट की दीवार जो है वो सिर्फ 2 से 3 फुट है, जबकि कैमरा जो है वो 5 से 6 फुट से सेल के बाहर से सारी चीजों को अंदर देख रहा है। तो वो वॉशरूम जब जाते हैं तभी कैमरा ऑन होता है, वो जब सोते हैं तब भी कैमरा ऑन होता है, वो तब नॉर्मल हालात में भी कैमरा ऑन होता है। तो दौरान जफर भी कोई दौरान गुसल भी कोई प्राइवेसी नहीं है। और जज साहब ने कहा है कि प्रोटेक्शन प्रिजन रूल 257 एंड 771 जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इमरान साहब का जो मामला चल रहा है जमानत का, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी पेशी हुई, लेकिन आई थिंक 30 अगस्त तक की उसकी डेट डाल दी गई है, वो मामला भी लंबा ही चलेगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के ट्वीट ने जो है अभी तक तमाशा निकाला हुआ है। अभी तक ये तय नहीं हो सका कि ये 2 कवानीन जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है, ये 2 बिल जो है कानून बन चुके या नहीं बन चुके। प्रेसिडेंट ने जिस खातून ब्यूरोक्रेट को कहा कि वो जिम्मेदारी संभालें, उन्होंने जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट ऑफिस की उन्होंने 2 टके की हैसियत कर दी है। दूसरी तरफ लॉ ये है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उनका स्टाफ चेंज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट निगरान जो है तो निगरान, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट की ये जो है दरख्वास्त को अभी तक तो रिजेक्ट कर दिया है। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त मेरा ख्याल किसी की क्रेडिबिलिटी या किसी की साख्त रह गई है सिवाय मियां जावेद लतीफ साहब के, और वो भी जब मजीद बढ़ जाएगी अगर उनके लीडर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और पता नहीं उनको कौन रोक रहा है इस वक्त, क्योंकि अब तो आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जनाब सारे फेल हो गए 2017 के बाद से। मैं ये नुस्खा लेके आया हूं आपके पास जिससे मुल्क की इकॉनमी, मुल्क का डॉलर, मुल्क का पेट्रोल, मुल्क की मीशत, मुल्क के अवाम की बदहाली, ये सब ठीक हो जाएगी। मियां जावेद लतीफ साहब, कोई फार्मूला आपके पास है? और शायद भट्टी साहब को और आमिर इलियास राणा साहब को वार्म वेलकम। जी शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बच्चों को महफूज रखे जो लिफ्ट में अभी तक फंसे हुए हैं, और उनका कोई वापसी का सेफ रास्ता अल्लाह दे उनको, और उनके प्यारों के पास वो पहुँचे। अब जहाँ तक तल्लक है आपका ये कहना कि वो क्या एजेंडा लेकर आएंगे, पहली बात तो ये है कि जब जब नवाज शरीफ आए
उस वक्त रियासत को इन्हीं चैलेंजेस का वो सामना आपको था भी नहीं और पता होगा। फिर उनको ड्रेस भी किया उन्होंने। और 2017 में आपको याद होगा 2 रुपए की रोटी थी, 110 रुपए किलो घी था, 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, 100 रुपए के लगभग डॉलर था, कर्ज़े भी कम थे। तो फिर कामरान शाहिद साहब, आप जैसे मुहिब वतन और ख़ूबसूरत इंसान जो हैं, यकीनन सवाल तो करते हैं ना कि फिर चलते तरक्की करते पाकिस्तान को रोका क्यों, किस दबाव में क्यों फैसले लिए गए, क्यों मकबूलियत को अपना कबूलियत में बदला गया। और अगर इस तरह जो कबूलियत है उसका तसलसल जारी रहेगा हमारी तो मर्जी है उसका जी, खमियाजा हमारी हम हुब्बुल वतनी पिछले का कई तकाजा था उस वक्त वो, आज हुब्बुल वतनी का तकाजा है ये, हमारी मर्जी है, हम जो चाहे करें। आप कौन है? हाँ, ये बात आप दुरुस्त ये फरमा मैं रहे कह हैं। रहा हूं। आप सही फरमा रहे हैं कि अगर आप अरशाद भट्टी साहब से मुतासर होके अपनी हुब्बुल वतनी जब चाहें जिस तरह की चाहें बना लें तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर कामरान शाहिद साहब अपनी मर्जी से आइन कानून के मुताबिक जो अच्छा, दर्स दिया करते हैं उसके मुताबिक चलें तो फिर मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी गलत हुआ था, आज भी गलत हो रहा है। नहीं, ये इमरान खान के साथ आप कह रहे हैं गलत हो रहा है, और ये जो आपके ख्याल में जो एडिशनल सेशन जज अटक ने कहा है, तो मियां साहब आप भी जेल में गए थे तो आप भी नहीं चाहते होंगे, अगर आपके साथ भी इस तरह का हुआ है तो नहीं होना चाहिए। अब जो जेल आपने इनको दी है जाने से पहले, हुकूमत छोड़ने से पहले, उसके अंदर जो आप इंतजाम करवा के गए सीसीटीवी कैमरा का, आपको लगता है कि ये इखलाकी लिहाज से दुरुस्त है? कामरान शाहिद, मैं किसी तौर पर भी किसी की प्राइवेसी ख़त्म हो जाए इस हक़ में नहीं हूँ। वो अलग बात है कि हमने ये सारे सिलसिले झेले हैं और ये सिर्फ़ मर्द हजरात नहीं, ख़वातीन भी जो हमारी जमात की लीडरशिप थी उनके साथ भी ऐसा हुआ। और उस वक्त कभी किसी सेशन जज ने जेल का दौरा नहीं किया। हम कोर्टों में आके बारहा ये बयानात देते थे, दुहाई देते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मगर किसी ने ना मीडिया पे और ना ही किसी ने जेल का दौरा करने की जहमत की। मगर एक बात लेकिन सर जरूर है आपके ख्याल में हो कि तो गलत आज रहना चले, तो उस वक्त सिर्फ नहीं इमरान हुआ, जज ने आज दौरा कर लिया है, कंटेंट पे बात करें ना, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, मैं ये बताए ना सर। मैं अर्ज करता हूँ किसी तौर पर भी किसी की प्राइवेसी ख़त्म करना मुनासिब नहीं है, मगर जो ज़्यादा शोर है हकीकत इससे बरअक्स है। इतना जुल्म ज़्यादती नहीं है जो हमारे साथ होती रही है। वो ये करते थे अच्छा, कि 8-4 के एक कमरे में 25-25 2-2 हज़ार वाट के जो हैं बल्ब लगाए जाते थे मई जून के महीने में, और पंखा नहीं होता था। और आज तो उसको जेल से निकाल के कहीं नहीं लेके जाया जाता, हमें तो रातों को बगैर कोर्ट की परमिशन के हमें रात को ले जाते थे, और जो तशद्दद और जो इलेक्ट्रिक आलात हमें लगाए जाते थे, अभी तो दूर दूर इसको नज़र भी नहीं आ रहा है वो। मगर मैं इसके हक में नहीं हूं कि वो इसके साथ भी वो सलूक होना चाहिए, मगर हमने 9-10 मई का वाकया तो नहीं किया था, आंखों मगर में हमारे आंसू साथ आ गई। सलूक पहले क्या दफा था बताया कि आपने और कि इलेक्ट्रिक 9-10 शॉक मई से का भी गुजरे हैं वाकया आप। करने वालों के साथ सलूक क्या है। जी मियां साहब, कामरान वो मेरी साहब, आवाज आई थिंक पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, भट्टी साहब आप सुन पा रहे हैं? भट्टी साहब, बड़ी गमगीन दास्तान है मियां जावेद लतीफ साहब की, जब वो जेलों के सियासतदानों के मुस्तकबिल में ये इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये सीसीटीवी कैमरे यही लिखे हुए हैं भट्टी साहब, या ये बड़ा भी कम हो रहा है इमरान खान के साथ? दूसरा, इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं, क्या स्टेटस है वो उन 2 बिलों का, वो जो एक ट्वीट की मार थे प्रेसिडेंट की? देखिए, सबसे पहली बात तो कामरान भाई के अल्लाह करे सब जाने बच जाएं जो वहाँ हवा में लटके हुए हैं, अल्लाह करे उनके वो घरों को वापस चले जाएं, ऑपरेशन कामयाब हो जाए। और दूसरी बात है कि शुक्रिया है कमांडोज़ का, पाक फ़ौज के कमांडोज़ का, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाएं। और हम भी क्या लोग हैं
कोई हादसा होता है, कोई सानिया होता है, कोई वाक़या होता है, कोई इमारत गिर जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, कोई इंतज़ामी मशीनरी तैयार नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता और बुला लो फ़ौज को। फ़ौज इस मुल्क का एक इदारा है, उन्हें करना चाहिए, मगर बाकी एक भी बहुत सारे इदारे हैं। और लेकिन हम ये तो ज़रूर करते हैं कि फ़ौज बाहर से पैसे जाओ, बाहर से पैसे मांग के लाओ, मुल्कों से तल्लुकात ठीक कराओ, मरदमशुमारी कराओ, इलेक्शन कराओ, हमारे नाले साफ़ कराओ, दाखिली मामलात बेहतर कराओ, सरहदों पर लड़ो, और फिर जब हमारा जी चाहे हम नारा मार देंगे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और फिर आप मीर जाफ़र हो, मीर सादक हो, और उसके बाद चल सो चल। कभी आप हमारे बाप हो, कभी आप गद्दार हो, कभी आप नंबर 1 पे हो, और कभी आपका वजूद भी हमें कबूल नहीं है। कभी कभी आप पार्टनर हो तो कभी आप दुश्मन हो, और कभी सरेआम जलसों में, और कभी पीछे से ढीलें सारा है। फ़ौज वही अच्छी है इन सारों के लिए जो इनके साथ खड़ी हो, अदालतें वही अच्छी हैं जो इनके हक़ में फ़ैसले करें, इलेक्शन कमीशन वही अच्छा है जो इनके साथ चले, FIA पुलिस वही अच्छी है जो इनके मुखालफिन को पकड़े। और दूसरी बात जो आपने बात की, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि हम भी इसी तरह चेयर लिफ्ट में यानी रिकॉर्ड गुर्बत की चेयर लिफ्ट में, रिकॉर्ड महंगाई की चेयर लिफ्ट में, रिकॉर्ड बेरोजगारी की हवा में मुअल्लक हैं, लटके हुए हैं। ये हवा में मुअल्लक हैं, लटके हुए हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक़ की रस्सियाँ टूट चुकी हैं, और उम्मीदों की रस्सियाँ टूट चुकी हैं। और इन एक कार्टून टॉम एंड जेरी की मुसलसल कार्टून देखी जा रहे हैं। ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना किचन चला सकते हैं, ना बच्चों की फ़ीस दे सकते हैं, ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा हस्पताल है। हर एक का अपना अपना बयानिया है और उस पर वो चढ़े हुए हैं। चौथी बात आपने की मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की साख की, तो मेरी नज़र में तो इनकी बहुत बेहतर साख है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब ने से पूछा गया कि मियाँ जावेद लतीफ़ तो बहुत तारीख़ें देते हैं मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का, तो उन्होंने कहा उन्होंने अपनी साख ख़राब की है, पता नहीं क्यों देते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद डेट देनी चाहिए। तो वो अब शायद खाकान अब्बासी जाने और जावेद लतीफ़ साहब जाने। और उसके बाद जो है ये ट्वीट का मामला है, अब की दफ़ा जब आएंगे तो एक इम्प्रूव्ड हमें गवर्नमेंट मिल सकती है अगर वो जीतते हैं तो, या आपको लगता है कि नहीं ये PDM का तसलसल होगा जब वो आएंगे, या कोई वो फ्रेश माइंड लेके आएंगे 2017 के बाद? भाईजान, अगर आप शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, आसिफ जरदारी साहब से, इमरान खान साहब से 70-72 साल की उम्र में आप ये तवक्को करते हैं कि एक फ्रेश माइंड आएगा और इम्प्रूवमेंट आएगी और बड़ी जमहूरियत आएगी, तो फिर क्या कहा जाए कि वो अब जिस उम्र के जो हिस्से में जो हैं वही रहेंगे और वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म की थी। बाकी आपका रह गया मामला ट्वीट का, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तासुर है कि हो सकता है सदर आरिफ अलवी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हों, हो सकता है उनका अचानक ज़मीर जागा हो सकता है उनके साथ हाथ हो गया और धोखा हो गया हो। तो अब जो उनके जो सेक्रेटरी हैं जिनको उन्होंने वापस भेजा, उन्होंने कहा कि तहकीकात करा लें, दोनों बिलों पर ताख़ीर नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो मैं रिकॉर्ड पेश करूंगा, दोनों फाइलें अब भी सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, खिदमात वापस करना। लेकिन सर तमाशा तो लगा हुआ है ना भट्टी साहब, पॉइंट आपका आ गया नहीं अभी नहीं। हाँ एक सिर्फ एक मिनट के और हाँ नहीं बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल अब ये अगर तो उनका हाथ उनके साथ हाथ हो गया है, अगर उनके साथ धोखा हो गया है तो कोई नई बात नहीं है। 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, 15-16 महीनों में आइन से धोखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने गए, सुप्रीम कोर्ट से धोखा, पार्लियामेंट को कानून साजी की फैक्ट्री गैर खिलाफ आइन बना दी गया, पार्लियामेंट से धोखा, अवाम को 2 सूबों में हक़ नुमाइंदगी से महरूम रखा गया, उनसे धोखा, जमहूरियत वोट की इज्जत पामाल हुई, जमहूरियत से धोखा, अब सदर मुमलकत सुप्रीम कमांडर आइनी सरबराह से धोखा, मतलब आइन से आइनी सरबराह तक सारों से धोखा। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए
और इसकी अब इन दो कवानीन की क्रेडिबिलिटी पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बाकी जो आपकी मर्जी है। आमिर इलियास राणा साहब, इन दोनों कवानीन की क्रेडिबिलिटी क्या नहीं रह गई, या ये वैसी तमाशा लगा हुआ है? एक तो ये बता दीजिए, दूसरा ये कि इमरान साहब जो है उनके लोग कहते फिर रहे हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जेल में उनकी प्राइवेसी नहीं रखी जा रही, जज साहब भी यही फरमा रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये नून लीग जिस तरह पीडीएम की गवर्नमेंट जिस तरह छोड़ के गई है इमरान खान को जिन जेल के हालात में, तो वो मजीद उनको हीरो बनाने के लिए सारे इकदाम कर रही है ताकि वो मजीद विक्टिम कार्ड खेल सके? देखिए, बात यह है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे जावेद लतीफ़ साहब का मैंने फ़िक्रा में जब इन हुआ हूँ तो वो सुन रहा था कि हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, तो भाई नहीं होता था तो ये आपकी नालायकी है कि अगर जजेस वहाँ विज़िट नहीं करते थे और आप प्रेशर नहीं डालते थे, आपके ऊपर भी बहुत कुछ प्रेशर था, तो आपकी पार्टी और आपके लीडरों का और आप समेत सबका काम था कि इसी तरह शोर डालते कि हाँ जी ये है। और ये क्यों इखलाकी भाषण में रखा अपने आप को मरियम नवाज़ ने भी कि वो नहीं बता रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उन्होंने जेल के हालात बाद में बताए और बहुत बाद में बताए। नहीं होना चाहिए था ये काम। ये जो थोड़ी बहुत खबर कर रहा था उस वक्त भी मीडिया जितनी जकड़ा हुआ था, जहां हमारे बहुत सारे लोग धाड़ते थे शेर की तरह बैठ के मीडिया पे, वो बंद कमरों से ला के चीज़ें और फिर बाद में रोते थे कि हमें गलत बताया गया, उस वक्त बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि हाँ ज़्यादती हो रही है। लेकिन अब इनकी हुकूमत चली गई है, इमरान खान साहब को वो सारे हक मिलने चाहिए जो किसी भी कैदी के हैं। नंबर वन बात ये है, वो हालात कह रहे हैं, उन्होंने आज सब लोग बोल रहे हैं, वो देखते थे फवाद हसन फवाद और ख्वाजा साद रफ़ीक जिस बैरक में थे उसमें आग लगवाई गई ताकि ये खौफजदा हों, माफियाँ लिखें। क्या लाहौर की जेल में नहीं हुआ? यहाँ सब के साथ यही जुल्म किया गया कि बाप के सामने बेटी को पकड़ा जाए और मुझे वीडियो पे रिकॉर्डिंग दिखाई जाए कि वाकई इस तरह ही हुआ ताकि ये टूट सके। ये खान साहब चाहते थे और खान साहब ने ये सब कुछ किया। ये तमाम PMLN के लोगों के साथ इंतहा दर्जे की ज्यादती हुई। फरियाल तालपुर को पकड़ा गया और जरदारी साहब पकड़े गए, सब लोगों को इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था। तो मुकाफात अमल का तो वो ज़रूर शिकार हैं और इसके ऊपर दोनों अपना आपस में सियासी स्कोर सेटल कर लें कि कौन किसकी मदद से आया था, कौन किसके कहने पर लिखे हुए फ़िक्रे बोलता था, कौन ज़ुबानी बात करता था या नहीं करता था, एक वर्बैटम ला के चीज़ें की जाती थी या लिखा हुआ बयानिया ही हर जगह पढ़ दिया जाता था। ये सारी चीज़ें सब ने दुनिया ने देखी हैं। हमें और आपको बात करनी है आज वो जो बिल जिस पे कहा जा रहा है कि सदर को धोखा हुआ। सदर साहब रोटी को बिल्कुल चोची नहीं कहते। उन्होंने 9 तारीख को 13 बिल साइन किए कि मैं इन्हें मंजूर नहीं करता और हर एक की वजह लिखी। 9 अगस्त को, 15 अगस्त को पैमरा का ला उन्होंने साइन किया कि मैं इसे बना रहा हूं और उस दिन मीडिया इंडस्ट्री के लोग मिले, उन्होंने कहा मैं हर कानून पढ़ता हूं। मैं आप समेत बहुत सारे लोग सदर मुमलिकत से मिलते रहे हैं मुख्तलिफ फंक्शंस में, 50-50 के ग्रुप्स में भी, 10-10 के में भी, और वहाँ वो हमेशा कहते थे कि मैं तो फ़रोग नसीम को भी बता देता था कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, पहले से ठीक कर लो बजाय ला में लाए। मैंने आज़म नज़ीर तारड़ को भी बुला के पर्सनल मशवरे भी दिए हैं कि इन कवानीन में ये कर लें। वो इतने विजिलेंट थे, वो 9 तारीख को इतने विजिलेंट थे कि शहबाज शरीफ ने जो समरी डिज़ोल्व करने की एडवाइस भेजी वो 11:50 पे ऐवान सदर में रिसीव हुई और 11:59 पे उनकी एडवाइस असम्बली तोड़ने की गवर्नर हाउस लाहौर से मीडिया को रिलीज़ कर दी गई। हर चीज़ पे वो तैयार बैठे होते हैं। मुझे ये बताएं, जब उनका सेक्रेटरी उनको बिल्कुल कन्फ्रंट कर रहा है कि जनाब ये सारे हकायक लिखे हुए हैं, डायरी नंबर लिखी हुई है, आप आ जाएं सामने, सुप्रीम कोर्ट जब बुलाए, FIA बुलाए, आप करें तहकीकात, मैं बता दूंगा। और जो उन्होंने ये कहा ना कि मेरे पास अब तक नहीं आए, वो ठीक थे, क्योंकि सदर ने जो ट्विस्टिंग गेम डाली, जब उन्होंने इतवार को 2:45 बजे के करीब ट्वीट किया तो 5 बजे PM हाउस में अपने इंटरनल विंग से वो लिफाफे जो उनके पास मुसलसल पड़े हुए थे बंद करा के फाइलें और PM हाउस में रिसीव करा दी, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें परसों मौसूल हुए। गजट नोटिफिकेशन सेनेट ने एज पर ला 18 तारीख को कर दिया। वो ला तो मौजूद है। अब चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, जिसने जाना है, जहां पे सवाल आएगा वो ये आएगा कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। वो कहते हैं ना, पिंडी को भी खुश कर दिया, फिर पार्टी के चेयरमैन को भी, फिर ट्रोलिंग में भी वो आ रहा है ना सारे सोशल मीडिया पे। एक तो है मिस्टर यू टर्न खान, ये आए हैं, इनकी तस्वीर के साथ लगा है यू टर्न प्रो मैक्स। अब ये जब दोनों तरफ खेल रहे हैं तो फंस गए हैं भाई। इनको पता है कि ये 16, मैं बिल्कुल PTI के दौर की बात नहीं करता, 16 महीने से मुसलसल जिस कानून को इन्होंने रिजेक्ट किया, इन्होंने जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ नैब ला को, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के पास होने के बावजूद एसेंट नहीं दी,
उसका भी नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली में लगा हुआ है वेबसाइट पे, और उसमें लिखा हुआ है डीम टू बी। यानी सदर करे ना करे, वो कानून सदर के नाम पे ही शाया होता है, जैसे ये हुए। अब आप मुझे आखिरी ये बताएं, सदर को क्या इस मुल्क में वीटो पावर हासिल है, जहां पार्लिमानी निज़ाम है, कि वो जिस कानून को चाहें, यानी इस दफ़ा नई मिसाल कायम करने की कोशिश की है। जैसे पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नई जुरिस्प्रूडेंस बना के दी थी, सदर साहब ने यह किया कि मैंने नहीं किया, मैंने कह दिया था। भाई आप हर चीज़ को लिख के भेज रहे हैं, यहाँ नहीं भेज रहे, तो इसका मतलब है जो इनके लॉयर पीटीआई की साइड के बड़े बड़े वकला कह रहे हैं कि ये कागज का टुकड़ा है। भाई फिर इसका मतलब यह है कि सदर अगर नहीं चाहेगा सर, तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लटक गया है, 2 बिलों का कि ये कानून है या नहीं है। नहीं, मुश्तरका इजलास का पॉइंट रखा ही क्यों गया था? इसलिए कि सदर को हाँ या ना करनी है और लिख के करनी है। ये तो बिल्कुल ही नया धंधा खोल दिया उन्होंने कि जनाब मैंने रोक लिया तो इसका मतलब है अब जीरो हो गया, पार्लियामेंट की वक्त ही खत्म हो गई। ना भाई ना, आप ना अमेरिकी सदर हैं कि आपके पास वीटो पावर होगी। और ये जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी वाला पनामा केस था, अगर इंग्लिश डिक्शनरी को देखें, बिल्कुल ठीक है सर, जो ये आपका पॉइंट आ आपकी गया साइलेंस भाई, है वो नीम रदमंदी है। आप जनाब हम तो चुप हो जाते हैं आपके एक दफा कहने पे। ठीक है, साइलेंस नहीं रजामंदी है मुझे। नहीं, आप भाई हैं, और आपने वो आई थिंक खबर भी ब्रेक की थी, उस लिहाज से कल हम चला रहे थे। वो जो 9 अगस्त को इन्होंने जिन बिल्स को रिजेक्ट किया है, उस पर प्रेसिडेंट ने जो है वो बाकायदा साइन किए हुए उसकी समरी के ऊपर और पॉइंट्स रेज किए हुए। तो मैं एक वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद कोशिश करेंगे जानने की कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इलेक्शन तो होने हैं। अगर अस्यूम कर लें कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान की लीडिंग पार्टीज दो जो है पीटीआई और पीएमएल, इनके पास कौन है और उनके पास क्या आवाम के लिए एजेंडा है। नून लीग नवाज शरीफ साहब के पास क्या है जो वो लेकर आएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान साहब जेल में भी रहते हैं तो उनके पास क्या है जो वो अब नवाज शरीफ साहब का मुकाबला कर सकेंगे उस इलेक्शन में, जिसमें नवाज शरीफ साहब तो शायद इन होंगे लेकिन इमरान साहब इन होंगे जेल के अंदर, ना कि इलेक्शन के अंदर। एक ब्रेक के बाद इंग्लिस्तान, जहां से आजकल मैं आपसे मुखातिब हूं व्यूअर्स, वहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई हुई है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मियां जावेद लतीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आपके ख्याल में क्या बात कर रहे होंगे? ये कह रहे होंगे कि वैसे तो मैंने आपका नाम लिया है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैंने अपनी जॉब भी बड़ी पक्की रखी है। ये पाकिस्तान का पहला लीडर हूं जिसने मुंह से कहा है कि जी मैं तो ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं बल्कि बहुत मतलब जिस हद तक वो गए शायद ही कोई लीडरशिप गई हो। तो क्या कह रहे होंगे? या नवाज शरीफ साहब की वापसी की तफसीलात तय कर रहे होंगे? क्या बातचीत हो रही होगी आपके ख्याल में? और मुकाबला बड़ा सख्त है क्योंकि नवाज शरीफ साहब आएंगे जब 2017 के बाद वापस पावर पॉलिटिक्स इलेक्शन वगैरह के लिए, तो कोई नया तराना, कोई नया नगमा, कोई नया मैनिफेस्टो होगा आप लोगों के पास सर तहरीक इंसाफ को बीट करने के लिए? मुकाबला सख्त है। नहीं कामरान शाह साहब, आप जहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये यकीनन आपका दिमाग तरोताज़ा, वैसे भी आप के चेहरे से फ्रेशनेस नज़र आ रही है, तो इसलिए आप सवाल भी ऐसे ही बयान फरमा रहे हैं। मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बयानिया एक ही होता है, बयानिए रोज़ नहीं बनते। बयानिया यही है कि जब तक पाकिस्तान आइन कानून के मुताबिक आप नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि 15-16 माह की कौमी हुकूमत में हमने अगर कुछ चीज़ खोई है तो वो 2 चीज़ें खोई हैं। एक तो हम किसी तौर पर भी 2017 का पाकिस्तान नहीं बना पाए तमाम जदोजहद के बावजूद, इसलिए कि ऊपर नवाज शरीफ की अम्ब्रेला नहीं थी। और दूसरा ये कि जो नवाज शरीफ ने जदोजहद की 25 साल आइन कानून की बालादस्ती के लिए, और ये पाकिस्तानी कौम के जहनों तक वो चीज़ पहुंचाई कि हम सब मुत्तहिद होकर, भले आप वोट जिसको चाहें दें, मगर आप सब इस बात पे मुत्फिक हों कि पाकिस्तान आइन कानून के मुताबिक ही चलाया जा सकता है। की एक तरफ 16 माह के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, वो वोट को इज्जत वाली बात तो नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जनाब वोट के साथ इस्टेब्लिशमेंट का होना जरूरी है, जबकि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं
कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो असर्टिव होगा, अपने मामलात के डिसीजन खुद करेगा, या शहबाज शरीफ साहब ये कन्विंस कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को है कि जनाब हालात चेंज हो चुके हैं, अब इस तरह नहीं चलेगा, अब उस तरह चलेगा जिस तरह मैं हूं, यानी कि मैं ये हूं कि मैं आंखों का तारा हूं, और आंखों का तारा बनने के लिए तो बहुत ज्यादा आंखों के अंदर भी घुसना पड़ता है और आंखें झुकानी भी पड़ती हैं। देखें, शहबाज शरीफ साहब का अपना शुरू दिन से एक मौक़िफ़ रहा है। शहबाज शरीफ साहब वो मौक़िफ़ पार्टी के अंदर भी बयान करते रहते हैं, मगर हतमी फ़ैसला जब नवाज शरीफ देते हैं तो उनकी अपनी राय ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आप बात कर रहे हैं कि 15-16 माह में एक नुकसान उस चीज़ को पहुंचा है जो 25 साल नवाज शरीफ ने जद्दोजहद की आइन कानून की बालादस्ती के लिए, और जो ज़हन साजी कौम की गई कि आइन कानून के मुताबिक ही चला जा सकता है, वो धुंधलाई ज़रूर है। मगर मैं आज भी ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ की कोई मुसल्लह जद्दोजहद अदारों के ख़िलाफ़ नहीं थी। नवाज शरीफ का पहले दिन भी ये मौक़िफ़ था, आज भी वही मौक़िफ़ है कि आप किसी तौर पर भी अगर अदारों में बैठे लोग आइन कानून से मावरा को कदम उठाते हैं तो उससे बदएतमादी पैदा होती है, उससे एक दूसरे के मतलब गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, जिसकी बिना पे कोई इंतहाई कदम लेने पर मजबूर दोनों साइड होती हैं। अब आ जाएं, एक मैं चीज़ आपकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, सर पॉइंट आ गया। नवाज शरीफ ने जो मौक़िफ़ अपनाया था, आज आप देख लें कि 15-16 माह पहले नवाज शरीफ के जो मौक़िफ़ को पजीराई थी, जो उसके बयानिए को पजीराई थी, अगर किसी वजह से या कोई बेहतरी की जानब उठे हुए कदम जो ए पॉलिटिकल ख़ुद को कहते थे, उसको उस पर यकीन करते हुए हमने अगर उस पर रजामंदी ज़ाहिर की तो उसका नुकसान हमें हुआ सियासी तौर पे। और दूसरा, वो शख्स जिसको 15-16 साल पहले ये कहा जाता था कि ये बंदा किसी को भी टिकट दे दे वो बंदा कामयाब नहीं हो सकेगा। आपका पॉइंट आगे, मैं वक्त की किल्लत है, मैं भट्टी साहब क्विकली 25 साल स्ट्रगल को शहबाज शरीफ ने अगर नुकसान पहुंचाई दिया तो अभी दोनों भाई जो है अहम तरीन बात क्या कर रहे होंगे कि मुल्क के मामला संभालने कैसे, वापस कैसे आना है, इमरान खान का मुकाबला कैसे करना है। क्विकली जरा वक्त कम है, आमिर साहब को भी जाना मैंने। जी बिल्कुल। पहले तो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि मैं आँखों का तारा हूँ, मैं राज दुलारा हूँ, मैं आपकी डीलों ढीलों का वायद सहारा हूँ, मैं आँखों का तारा हूँ। दूसरी बात कर रहे होंगे कि भाईजान मेरी नैब तरमीम ऐसी थी कि आज मरियम बेटी शमीम शुगर मिल्स के केस से भी उनकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, क्योंकि नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि हमने नैब तरमीम के बाद केस नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी नाअहली, सुनिए सर, मैं उनकी नाअहली आपकी नाअहली खत्म करवा के आ गया हूँ, मैं टीटी स्कैंडल से बरी होके आ गया हूँ, मैं रिकॉर्ड गुर्बत, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी बढ़ाकर आ गया हूँ, आपकी वापसी का रिस्क ज़ीरो करवा कर आ गया हूँ, और आपके ही जो अब लोग बता रहे हैं सारे सियासतदान के इधर उधर से गारंटी भी लेकर आ गया हूँ। और आखिर पर मुबारकबाद देता हूँ मैं कौम को भी और इनको भी कि हमारे फ़ैसले दुबई, लंदन, कितने खुश नसीब हैं हम कि हमारे फ़ैसले दुबई और लंदन में होते हैं। हम ऐसे ही इनके खिलाफ लगे रहते हैं। पॉइंट आ गया। आमिर और अभी दोनों भाई जो है इस वक्त क्या मुशावरत कर रहे होंगे पाकिस्तान को लेके और पार्टी के फ्यूचर को लेके और इलेक्शन को लेके आपके नज़दीक? पहली तो बात यह है कि मुझे नहीं पता कि आप बाकी तीनों में से नाश्ते पे कौन मौजूद था, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद था जहाँ 30 साल की बात हुई। उसको सियाको सबाक में पूरे फ़िक्रे के साथ देखें। उन्होंने ये कहा था कि मैं 30 साल से आँखों का तारा हूँ, मुझे बदले में मिला क्या कभी मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रियायत दी? मैं ही पकड़ा गया, मुझे कभी नहीं छोड़ा गया। ये बात जहन में रखें कि ये फ़िक्रा इस तरह था, इस तरह नहीं था जैसे हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि PMLN का सहारा पहले भी नवाज शरीफ था, आज भी नवाज शरीफ है। अगर इस मुल्क में जो हम कंपैरिजन जरदारी और इमरान का करें तो फिर क्रेडिट पे अगर कुछ किसी ने किया है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ ने किया है। जरदारी साहब के तो 15 साल की हुकूमत सिंध में हमारे सामने है। वो जब यहाँ से गए थे, लोड शेडिंग 31 अगस्त को दिसंबर को ख़त्म करनी थी, आते ही पहले साल में नारा मारा था गिलानी साहब के साथ और 18 घंटे की लोड शेडिंग छोड़ के गए थे। मैं आ रहा हूँ। देखें, ये है नवाज शरीफ। डिलीवरी वो चाहे 70 साल का हो
72 साल का हो उसी ने किया है। मुझे बता दें इन सब के कंपैरिजन में बचा कौन, मिलिट्री आई या कोई आया? मुशर्रफ साहब, फिर आप वो कहते हैं कि मुझे मसला होता है, उन्होंने बिजली के यूनिट बनाने में कितना किरदार अदा किया? कितने बनाए? कुछ नहीं बनाया। गप शप पैसे बनाए, सब कुछ हुआ, पाकिस्तान में आए, डेवलपमेंट कराई, लेकिन एनर्जी क्राइसिस नहीं किया। दहशतगर्दी का तोहफा दे के गए जिसे नवाज शरीफ ने ख़त्म किया। पाकिस्तान की कौम अगर कहीं खड़ी होगी तो इसी वजह से उसके साथ खड़ी होगी। बेशक उनका बयानिया लुटा, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो पाकिस्तान जो उनके वोटर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो उनके साथ खड़े हुए आपको नजर आएंगे। और दूसरा तो कट टू साइज हो चुका, आपने खुद पेशीन गोई कि वो तो इन होगा लेकिन अटक में, या आपने कहा अभी एंड पे पिछले सेगमेंट के। तो मैं जब ये देखूंगा कि मुकाबले पे नवाज शरीफ उस वक्त जेल में अज खुद पेश अटक में इन तो होगा, लेकिन अगर उसकी 2017-18 पॉपुलैरिटी बाहर हुई तो फिर मुकाबला तो बड़ा सख्त होगा। आमिर भाई, ये जरा भट्टी साहब से पूछता हूं मैं एक ब्रेक के बाद। कैंडिडेट भी होने चाहिए। ये सब कुछ चलता रहेगा जनाब। हमारी दुआएं उन बच्चों के साथ हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं उस चेयर लिफ्ट के अंदर, और वाजे पाकिस्तान को रेस्क्यू करने में पूरी तरह इस वक्त सरगर्म है। मुझे दीजिए कब तक इजाजत।